हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटा आज अपन स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का लेक्चर नंबर 02, जिसके अंदर आज अपन को बात करनी है कुछ सेल ऑर्गेनल्स के ऊपर। पहले बात करेंगे न्यूक्लियस पे, ठीक है, जो कि पेंडिंग में है अपना, तो उसको पहले कवर करेंगे न्यूक्लियस। उसके बाद अपन कुछ सेल ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, ठीक है, लाइसोसोम्स हैं, तो इनके बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है। साथ साथ साइटोप्लाज्म को भी देख लेंगे। तो पिछले वाला अगर लेक्चर आपने नहीं देखा है तो पहले वो देख के आ जाए, जिसके अंदर अपन ने एकदम बेसिक से बताया है कि सेल वगैरह क्या है, ठीक है, इसके अंदर क्या क्या होता है वगैरह वगैरह, तो उसके बारे में बात की थी। और वहाँ पे अपन ने सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में भी बात की थी, ठीक है। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं, और जिन स्टूडेंट के पास इस पर्टिकुलर लेक्चर के नोट्स नहीं हैं तो वो जाके डाउनलोड कर सकता है, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर गिवन है। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं न्यूक्लियस की, ठीक है। तो न्यूक्लियस न्यूक्लियस क्या होता है कि अपने ये सेल है, और ये क्या हो गई, बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो इसकी क्या होगी, डबल लेयर होगी ये, ठीक है, ये अपनी डबल लेयर होगी, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो लेयर होती है और बनती किससे है, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह से। इसके बारे में कल बात की थी। अब देखो यहाँ पे अपने पास ये सेल हो गया, अलग अलग प्रकार के अंदर ऑर्गेनल्स होंगे, ठीक है, ये चीज़ है। अगर प्लांट सेल होती, देखो ये मैंने एनिमल सेल बनाई है, प्लांट सेल होती तो इसमें क्या होता, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर बाहर क्या होती है, एक सेल वॉल भी होती, ठीक है, पर वो केवल प्लांट सेल के अंदर दिखती है, एनिमल सेल के अंदर नहीं होती। एनिमल सेल में आपको केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखेगी। तो अब न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस एकदम सेंटर पार्ट है यहाँ का, ठीक है, एकदम सेंटर पार्ट है इस जगह का। और ये भी क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, ये भी डबल मेम्ब्रेन है। और बेसिकली इसकी जो कवरिंग है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। ये अपना क्या हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। समझ में आ गई बात, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। उसके बाद एकदम जो सेंटर पार्ट है यहाँ पे, इस जगह पे, ठीक है, ये बेसिकली आपको स्ट्रक्चर अंदर की तरफ ऐसी कुछ स्ट्रक्चर दिखेगी। तो इस वाले भाग को, बीच वाले को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस, ठीक है, ये न्यूक्लियोलस है। समझ में आ गई, न्यूक्लियोलस, समझ में आ गई बात है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, कुछ ऐसे आपको राउंडेड या फिर कोइल्ड शेप के कुछ आपको स्ट्रक्चर दिखेगी, ठीक है। बेसिकली ये आपका होता है डीएनए, ठीक है। फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, बेसिकली ये क्या होता है, डीएनए होता है, ठीक है। और डीएनए बेसिकली क्या होता है, अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल होता है। और इसके अंदर बेसिकली क्या होती है, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है सेल की, वो स्टोर होती है, ठीक है। तो बेसिकली न्यूक्लियस आप एज ए सीईओ मान सकते हो सेल का, ठीक है, यानी कि क्या हो गया, पूरा हेड हो गया, कि सेल को आपको जो संभालने वाला होता है ना, जो मेन मैनेजर है, वो कौन है, न्यूक्लियस है। क्योंकि न्यूक्लियस का जो डीएनए है उसके अंदर क्या है, जेनेटिक मटेरियल भरा हुआ है, और साथ ही साथ पूरे सेल की इन्फॉर्मेशन भी कहाँ होगी, डीएनए के अंदर होगी, ठीक है। अब देखो ये जो न्यूक्लियोलस है ना, ये बेसिकली डीएनए को यूज करके यहाँ पे क्या बनाता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस, यानी यहाँ पर प्रोटीन बनता है न्यूक्लियोलस में, ये बीच वाला भाग है ना यहाँ पे। और इसके चारों तरफ क्या होता है, हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर होती है, जिसको डीएनए बोलते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, जेनेटिक मटेरियल और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं। समझ में आ गई ये बात, ठीक है। उसके बाद बड़े अपना आगे बात करें तो डीएनए होते हैं ना, ये क्या होते हैं कि ड्यूरिंग ग्रोथ रेट, ठीक है, जब ग्रोथ रेट होती है ना, ग्रोथ रेट का मतलब क्या हो गया कि यानी कि कितने समय में कितना ये सेल है वो अपने अंदर ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली अपना क्या होता है, अपना ये होता है कि लगभग टाइम के साथ क्या होता है, अपनी हाइट बढ़ती है, ठीक है, तो अपन ग्रोथ करें, और 18 साल के बाद क्या होती है, ग्रोथ रुक जाती है। ये चीज़ समझ में आ गई। तो ऐसी बेसिकली यही सेल के अंदर भी होता है, क्या होता है कि सेल भी ग्रोथ करती है, ठीक है, धीरे धीरे सेल भी क्या करती है, ग्रोथ करती है। तो यहाँ पे क्या हो गई, जो इसकी ग्रोथिंग रेट होती है ना, उस वक्त में आपको यहाँ पे ये जो डीएनए है वो बहुत ही ज़्यादा कोइल्ड स्ट्रक्चर में होगा ऐसे, ठीक है, बहुत ज़्यादा कोइल्ड स्ट्रक्चर में होगा। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रोमेटीन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटीन बोलते हैं। और जब सेल की डिवीज़न टाइम आती है,
ठीक है। जब सेल क्या करता है, डिवाइड करता है, तो जब डिवीज़न टाइम पीरियड होता है इसका, तो डिवीज़न टाइम पीरियड के दौरान आपके क्या होता है, सेल होती है वो क्या होती है, दो डॉटर सेल के अंदर टूट जाती है इसे, ठीक है, ये चीज़ है। और इसके बारे में कल भी बात हुई थी कि अपने कोई भी अगर सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनी हुई है, ठीक है, ये चीज़ है। तो अपने पास ये सेल हो गई। तो टाइम पीरियड जब डिवीज़न का होता है तो उस समय पे यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे जो क्रोमेटिन है वो हाईली कोल्ड नहीं होके आपके कुछ एक्स शेप के स्ट्रक्चर बना लेगा, ठीक है, एक्स शेप की आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखेगी जिसको बोलते हैं क्रोमोजोम, ठीक है, क्रोमोजोम। और ह्यूमन के अंदर क्रोमोजोम की संख्या आपको भी पता होगी कितनी होती है, 23 होती है। समझ में आ गई, ये चीज़ है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि जो न्यूक्लियस है, ठीक है, जो न्यूक्लियस है वो एक डबल्ड मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, और एकदम सेंटर पार्ट में होती है सेल के। और ये जो स्ट्रक्चर है बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, अपना जेनेटिक मटेरियल होता है जिसके अंदर सेल की पूरी इंफॉर्मेशन है वो यहीं स्टोर होती है, ठीक है। बीच में क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है जिसके अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है डीएनए को यूज़ करते हुए। और अगर जनरली जो सेल होते हैं जो ग्रोथिंग टाइम पीरियड में होते हैं वो बेसिकली हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर में होता है उसका डीएनए, तो उसको बोलते हैं क्रोमेटिन, ठीक है। और अगर क्या होता है कि जब डिवीज़न टाइम आता है तो ये क्रोमीन क्या होता है, सुलझ जाता है, और सुलझने के बाद ये क्या हो जाता है, एक्स शेप के अंदर आ जाता है जिसको क्रोमोसोम बोलते हैं। ह्यूमन में इनकी संख्या कितनी होती है, 23 होती है, ठीक है। अब देखो, अगर इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा अगर जूम करूँ तो मान लो ये आपका क्या न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियोलस है, और यहाँ पे क्या है आपके क्रोमेटिन है। और इन क्रोमेटिन और वगैरह वगैरह न्यूक्लियस में क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर फ्लूइड भरा रहता है। इस फ्लूइड को बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। समझ में आ गई, यानी कि न्यूक्लियोलस और बेसिकली क्रोमेटिन वगैरह है, ठीक है, और इनके अलावा इसमें कुछ फ्लूइड भरे रहते हैं, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियस और जो अपने पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, या फिर जो सेल मेम्ब्रेन है, इसके बीच में भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा फ्लूइड भरा रहता है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपके सेल ऑर्गेनल्स मिलेंगे, ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स आपके यहाँ प्रेजेंट होते हैं और साथ में कुछ फ्लूइड भी प्रेजेंट होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, वाटर वगैरह हो गया। और इसको बोलते हैं बेसिकली प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। समझ में आ गई बात है, तो ये चीज़ है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म तो क्या हो गया, न्यूक्लियस के अंदर भरा हुआ फ्लूइड हो गया। और न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड भरा है उसको क्या बोल देंगे, बेसिकली अपने प्रोटोप्लाज्म बोल देंगे, ठीक है, ये चीज़ है। प्रोटोप्लाज्म बोल सकते हो, साइटोप्लाज्म भी बोलते हैं इसको, एक ही बात है, ठीक है, साइटोप्लाज्म बोल दो या प्रोटोप्लाज्म बोल दो, तो एक ही बात है वो चीज़, ठीक है। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं, तो कर लीजिए। तो बढ़िया, अब अपन स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की प्रेजेंट के आधार पे अपन को यहाँ पे क्या करना है, सेल को दो पार्ट के अंदर डिवाइड करना है, एक है यूक्रियोटिक सेल, एक है प्रोक्रियोटिक सेल्स, ठीक है। दो प्रकार की सेल होती है, या तो वो क्या होगी यूक्रियोटिक या वो होगी प्रोक्रियोटिक, ठीक है। आप दोनों में डिफरेंस देखते हैं। यूक्रियोटिक जो सेल्स होती है ना, उसके अंदर क्या होता है कि एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और आपके जो ऑर्गेनल्स होते हैं सेल्स के, ठीक है, वो सारे क्या होते हैं, मेम्ब्रेन से बाउंडेड होते हैं। कैसे, जैसे मान लो मेरे पास ये कोई एक सेल है, ठीक है, तो इस सेल में क्या होगा, जो जेनेटिक मटेरियल और जो न्यूक्लियोलस होगा, ठीक है, वो बेसिकली क्या होगा, एक वेल डिफाइंड बाउंड्री से क्या होगा, सेपरेटेड होगा बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म, ठीक है, ये क्या होंगे, एक मेम्ब्रेन के द्वारा क्या होंगे, सेपरेटेड रहेंगे, ठीक है। तो अगर मेम्ब्रेन के द्वारा सेपरेटेड रहते हैं तो वो क्या हो जाता है, यूक्रियोटिक सेल्स हो जाता है। और यूक्रियोटिक अगर सेल है तो वहाँ पे बेसिकली आपको क्या दिखेगा, जितने भी उसके ऑर्गेनल्स होंगे, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, ईआर हो, गोल्जी बॉडी हो, ठीक है, कुछ भी होता है, तो वहाँ पे बेसिकली आपको क्या दिखेगा, उनके चारों तरफ क्या होंगे, मेम्ब्रेन होगी, ठीक है, एक प्रोटेक्टिव लेयर होगी, वहाँ पे आपके मेम्ब्रेन उपस्थित होगी, ठीक है। और जबकि प्रोक्रियोटिक में क्या होता है, बेसिकली न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। हालांकि उसके जो जेनेटिक मटेरियल वगैरह है वो तो उपस्थित होते ही हैं, पर यहाँ पे आपको क्या नहीं दिखेगा, ऐसे वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं मिलेगी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में। यहाँ पर क्या हो जाता है, सब कुछ मिक्स हो जाता है, यही साइटोप्लाज्म, यही न्यूक्लियोप्लाज्म, और इसी के बीच में क्या होता है, बेसिकली डीएनए होता है ना, वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अगर ऐसे हैं, और यहाँ पे क्या होते हैं, बेसिकली सेल ऑर्गेनल्स तो बहुत कम होते हैं, ठीक है, लगभग न के बराबर है, एक दो होते हैं।
तो वो भी क्या होते हैं, मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होते। ये इसके अंदर जितने भी आपके सेल ऑर्गेनल्स हैं वो बेसिकली क्या है, मेम्ब्रेन से बाउंडेड है, मेम्ब्रेन होती है चारों तरफ, यहाँ पे मेम्ब्रेन नहीं मिलती आपको, ठीक है, ये चीज़ है। तो न्यूक्लियस अगर आपकी है तो वो क्या हो जाएगी, यूक्रियोटिक, न्यूक्लियस नहीं है तो वो प्रोकैरियोटिक, ठीक है, ये चीज़ है। सेकंड क्या हो जाएगा कि इनकी बेसिकली जो फाउंडेशन है, ठीक है, वो मल्टी सेलुलर में होती है, जैसे अपन हो गए, कोई एनिमल प्लांट वगैरह हो गए, तो इनके अंदर बेसिकली आपको यूक्रियोटिक सेल्स दिखेगी, ठीक है, जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है, एक वेल डिफाइंडेड न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और इनमें क्या होगा, बेसिकली यूनिसेलुलर में मिलेंगे, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म केवल क्या होते हैं एक ही सेल से बनते हैं, ठीक है, वो बेसिकली क्या होंगे, आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बेसिकली आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, प्रोकैरियोटिक सेल्स दिखेगी, यानी न्यूक्लियस नहीं होगा, ठीक है। यहाँ की जो ग्रोथ रेट है वो क्या होती है, थोड़ी धीमी होती है, जबकि यहाँ की जो ग्रोथ रेट होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, फास्टर होती है, ठीक है। ये जल्दी से ग्रो नहीं कर पाते हैं, बहुत धीमे धीमे ग्रो करते हैं। और जो अपनी प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है वो क्या होती है, बहुत जल्दी क्या होती है, अपने अंदर ग्रोथ करती है और डिवाइड होती है, ठीक है, ये चीज़ है। यहाँ पर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, और यहाँ पे मैंने अभी बताया था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है उसके अंदर लगभग जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो लगभग नए के बराबर है, ठीक है, यानी अब्सेंट मान सकते हैं आप उसको। इसके एग्जांपल हो जाएंगे एनिमल सेल, प्लांट सेल, फंजाई, प्रोटिस्टा। और यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया। प्रोटिस्टा का मतलब क्या हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, ठीक है, तो ये चीज़ है। तो बेसिक आपको अब समझ में आ गया होगा कि यूक्रियोटिक और प्रोकैरियोटिक क्या होती है। यूक्रियोटिक का मतलब क्या हो गया, न्यूक्लियस होगा, ठीक है। प्रोकैरियोटिक का क्या मतलब हो गया, न्यूक्लियस नहीं होगा। इसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स होंगे विथ मेम्ब्रेन। यहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, बहुत कम होते हैं, और होते हैं तो उनमें मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है। इनकी ग्रोथ रेट क्या होती है, बेसिकली बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बहुत धीमी होती है, ठीक है। जबकि प्रोकैरियोटिक जो सेल्स की ग्रोथ रेट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और जल्दी से डिवाइड होती है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, प्लांट सेल, एनिमल सेल, प्रोटिस्टा, ठीक है, फंजाई। और यहाँ के क्या हो जाएंगे, बेसिकली आपके बैक्टीरिया हो जाएगा, ठीक है। तो पहले आप ये इतना नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनल्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो सेल ऑर्गेनल्स अपन को कौन कौन से पढ़नी है इस लेक्चर के अंदर, अपन पढ़ेंगे ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ेंगे, और गोल्जी बॉडी पढ़ेंगे, और फिर अपन किसके ऊपर चलेंगे, लाइसोसोम्स के ऊपर, ठीक है, लाइसोसोम्स। तो बेसिक आज तो अपना ये क्या कवर हुआ है, बचा हुआ पेंडिंग में जो था वो हुआ, ठीक है, न्यूक्लियस कवर हुआ है। अब अपन कुछ सेल ऑर्गेनल्स अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं, तो कर लीजिए। तो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल्स पढ़ते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। तो ये बेसिक आपके क्या होते हैं, कुछ सीट सी होती है इसे, ठीक है, जैसे सीट होती है ना, पेपर सीट होती है, ठीक है, बेसिकली वही होती है, फोल्डेड होती है, ठीक है। ऐसे कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखती है कहाँ पे, न्यूक्लियस के पास, और न्यूक्लियस से कनेक्टेड, ठीक है। तो जैसे मान लो आपका ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के यहाँ पे क्या होगी, कुछ सीट जैसी आपको यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखेगी ऐसे, ठीक है। और ये क्या कहलाती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ में आ गई। तो न्यूक्लियस से कनेक्टेड या न्यूक्लियस के चारों तरफ कुछ सीट जैसी और ट्यूब जैसी आपको क्या दिखती है, स्ट्रक्चर दिखती है, उसी को क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, ठीक है। अब बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं दो प्रकार के, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं दो प्रकार के, एक तो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक होता है अपने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो अपने पास दो प्रकार के रेटिकुलम होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो दो प्रकार के हो गए। अब रफ में क्या होता है, रफ जो होते हैं ना अपने पास है वो बेसिकली न्यूक्लियस से कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको हमेशा न्यूक्लियस से अटैच्ड मिलेंगे, ठीक है, न्यूक्लियस अटैच्ड, ठीक है। और जबकि जो स्मूथ वाले होते हैं ना वो न्यूक्लियस से अटैच नहीं होते, वो इन साइटोप्लाज्म होते हैं, ठीक है, वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं और फ्लो करते रहते हैं लगातार। समझ में आ गई, ये चीज़ है। अब देखो, जो ये न्यूक्लियस से कनेक्टेड है, इसका मतलब ये कैसा होगा, रफ होगा। और जो रफ वाले होते हैं ना, बेसिकली क्या होता है, उनके सरफेस पे क्या होते हैं, कुछ डस्ट लाइक पार्टिकल्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं। इसकी वजह से वो क्या कर देते हैं, उसको खुरदरा बना देते हैं उसकी सरफेस को,
इसीलिए नाम क्या पड़ा इसका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ऐसे सारी जगह पे प्रेजेंट रहेंगे। ऐसे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ना, बेसिकली वैसे आपको स्ट्रक्चर है ना वो इसकी सरफेस पे दिखेगी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको क्या दिखेगा, जो डस्ट होते हैं ना, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जैसे मिट्टी के कण होते हैं ना, उसी प्रकार से क्या होंगे उसके सरफेस पे दिखेंगे। तो जो कि क्या कर देंगे, सरफेस को खुरदरा बना देंगे, इसलिए नाम क्या पड़ गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और ये जो डोटेड लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसको बोलते हैं राइबोसोम्स। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, जो डस्ट लाइक पार्टिकल्स हैं इनको क्या बोलते हैं, राइबोसोम्स बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर बेसिकली आपका कौन सा काम चलता है, यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस का काम चलता है। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम चलता है यहाँ पे। और बेसिकली बात करें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये आपके क्या होंगे, जैसे मान लो ये सेल है, ठीक है, ये आपके न्यूक्लियस हो गया, तो न्यूक्लियस से ऐसे क्या होंगे बेसिकली, ये तो हो गई रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और साइटोप्लाज्म में भी कुछ क्या होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ऐसे, उसको क्या बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ना, उसके ऊपर राइबोसोम नहीं होते, तो इस वजह से उनकी सरफेस कैसी रहती है, रफ नहीं रहती, स्मूथ रहती है, तो इस वजह से इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम दिया गया है। ठीक है, और ये बेसिकली लिपिड का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, लिपिड फॉर्मेशन में इसका ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है इसका, समझ में आ गई। पर हाँ, एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है वो किसके कहने पे चलती है, न्यूक्लियस के कहने पे चलती है। ठीक है, जब न्यूक्लियस बोलेगा कि प्रोटीन बनाओ, तभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो थोड़ी बहुत एनर्जी लेगा और बाद में क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट करेगा। ठीक है, प्रोटीन बनाना शुरू करेगा। अगर न्यूक्लियस से सिग्नल्स नहीं आ रहे हैं कि प्रोटीन बनाना है कि नहीं बनाना, तब तक क्या करेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूट्रल रहेगा, कुछ नहीं करेगा। ठीक है, जैसे ही न्यूक्लियस बोलेगा कि अब आप प्रोटीन बनाना शुरू करो, तब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपनी प्रक्रिया शुरू करेगा, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन बनना शुरू हो जाता है। समझ में आ गई, तो ये चीज़ है। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए। देखो एक बात आपको यहाँ पे मेरे को बतानी है कि जो एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है अपने, ठीक है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है अपने, उसके वर्क फंक्शन क्या होते हैं। तो वर्क फंक्शन बेसिकली क्या हो जाएंगे, सबसे पहला तो ये हो गया कि मेम्ब्रेन बायोजिनेसिस, मेम्ब्रेन बायोजिनेसिस। ठीक है, मेम्ब्रेन बायोजिनेसिस का क्या मतलब हो गया कि न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से बेसिकली क्या करेगा, यहाँ पे न्यूक्लियोलस से प्रोटीन खींचेगा और फिर यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो मेम्ब्रेन बायोजिनेसिस होगा। ठीक है, और बेसिकली एक बात ये भी है, केवल जो विटेब्रल एनिमल्स होते हैं, यानी कि जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है, उनको बोलते हैं विटेब्रल एनिमल्स बोलते हैं। ठीक है, विटेब्रल कॉलम होगी, तो उनके जो लीवर होते हैं ना, वहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, जो जहरीले पदार्थ है, ठीक है, उनको भी क्या करता है, न्यूट्रल करने का काम करता है या शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखोगी। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर अपने आगे चलते हैं। तो पहले इसको नोट कर ले, अपने अपने आगे चलते हैं। ठीक है, और पढ़ते हैं गोल्जी बॉडी के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट जो ऑर्गेनल है वो कौन सा हो जाएगा, गोल्जी बॉडी। ठीक है, गोल्जी बॉडी, कुछ इसको अपर्चर भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक ही बात है। तो स्टार्ट करते हैं गोल्जी बॉडी से। तो गोल्जी बॉडी बेसिकली क्या होती है, ये न्यूक्लियस से कनेक्टेड नहीं है, सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या हो जाएगी कि ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है। ठीक है, मान लो ये आपका क्या है, सेल है, और ये इसका क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। तो जो गोल्जी बॉडी है ना, वो बेसिकली क्या होगी, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगी। ठीक है, कौन है, गोल्जी बॉडी। ठीक है, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली आपको क्या होती है, जो पॉलीथीन होती है ना, बेसिकली वैसी आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखेगी ऐसे। ठीक है, और एक दूसरे के पैरेलल रहती है और जुड़ी हुई भी रहती है ऐसे। समझ में आ गई। तो ये अपने पास क्या हो जाएगी कि पहली बात तो ये कि यहाँ पर ये ऑर्गेनल है सेल का, तो यहाँ पे क्या होगा, मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी इसके एकदम आउटर में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगी, एक मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होगी। तो गोल्जी बॉडी बेसिकली क्या है कि पॉलीथीन जैसी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, और बेसिकली एक जैसे पॉलीथीन, ये मान लो ये पॉलीथीन है, ये एक दूसरे के लगभग अप्रोक्सीमेट क्या होते हैं, पैरेलल रहते हैं और एक दूसरे से कुछ प्रोटीन से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। देखो इसका काम क्या होता है कि ये मान लो अपना न्यूक्लियस, ठीक है, इसके यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER। ठीक है,
और ये मान लो अपने पास क्या है, गोल्जी बॉडी है, ये यहाँ बनाई हुई है मेरी, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो न्यूक्लियस ने किसी की रिक्वायरमेंट के आधार पे बोला कि प्रोटीन बनाना शुरू करो, ठीक है। इसने क्या हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सूचना दी कि प्रोटीन बनाइए। तो ये ईआर है वो क्या करेगा, यहाँ पे प्रोटीन बनाएगा, अभी बताया था ये प्रोटीन बनाएगा या लिपिड्स बनाएगा, ठीक है। ये प्रोटीन जब बन जाएंगे, ठीक है, तो प्रोटीन बनने के बाद यहाँ पे क्या होगा कि वो एज ए रॉ मटेरियल होंगे, ठीक है, रॉ मटेरियल होंगे यहाँ पे। भाई आप जैसे कि बोल सकते हो कि अगर पेपर इंडस्ट्री होती है, ठीक है, तो पेपर इंडस्ट्री में बेसिकली क्या चाहिए, पेड़ चाहिए, ठीक है। तो ट्रीज चाहिए, तो वो ट्रीज क्या होंगे, रॉ मटेरियल हो गए। क्या आप उसी ट्रीज पे थोड़ी लिखते हो, उसमें मॉडिफिकेशन होता है, पैकेजिंग होती है, उसके बाद क्या होता है कि फैक्ट्री से आपके घरों तक आती है, ठीक है, पेपर्स। तो बेसिकली वैसे ही होगा कि न्यूक्लियस ने संदेश दे दिया, जैसे मालिक के जो होगा ना, कंपनी का जो मालिक होगा वो बेसिकली क्या आदेश दे देगा कि भाई पेड़ मंगाओ इतने, ठीक है। तो पेड़ लेकर कौन आएगा, वर्कर्स। बेसिकली यही क्या होगा, प्रोटीन कौन बनाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएगा, ठीक है। पर वो एकदम प्रॉपर यूजेबल नहीं है, ठीक है। अब पेड़ थोड़ी, पेड़ से पेपर बनते हैं तो वहाँ पे काफ़ी कुछ प्रोसेसेस लगती है, उसके बाद क्या होता है वहाँ पे प्रोटीन बनना शुरू होता है, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होगा, तो यहाँ पर बेसिकली ऐसे ही क्या होगा अपने पास है कि जो प्रोटीन बनाए वो एज ए रॉ मटेरियल है। तो अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स को क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। तो बेसिकली वो प्रोटीन कहाँ से आएगा, ये रॉ मटेरियल है वो बेसिकली गोल्जी बॉडी के पास भेजा जाएगा, ठीक है। ये जो रॉ मटेरियल है प्रोटीन का, ये गोल्जी बॉडी के पास भेजा जाएगा और गोल्जी बॉडी यहाँ पे क्या कर देगी, इसके अंदर सेल ऑर्गेनल के हिसाब से यहाँ पे मॉडिफिकेशन करेगी, ठीक है। मॉडिफिकेशन हो जाएगा, पैकेजिंग होगी, ठीक है। तो पैकेजिंग भी आपकी यही होगी प्रोटीन्स की, ठीक है। तो यहाँ के बाद क्या होंगे, कुछ वेसाइकल्स आएंगे और वो क्या करेंगे, उस प्रोटीन को लेके और जिस सेल ऑर्गन को चाहिए था वहाँ पे ये पहुँचा देंगे, ठीक है। तो ये आपके प्रोसेस चलेगा, मॉडिफिकेशन होगी, पैकेजिंग वगैरह यही होती है। समझ में आ गई बात है। तो ये गोल्जी बॉडी का काम हो गया और इन तीनों को बेसिकली मिलाते हैं, ठीक है। तो इनको बोलते हैं एंडो मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं, एंडो मेम्ब्रेन बोलते हैं, इन तीनों को मिला के। तो बात आपसे पूछी जा सकती है कि एंडो मेम्ब्रेन क्या है। तो एंडो मेम्ब्रेन बेसिकली क्या हो गया, आपके एंडो मेम्ब्रेन हो जाएगा गोल्जी बॉडी प्लस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस न्यूक्लियस, ठीक है। तो इन तीनों को मिला के क्या बोलते हैं, एंडो मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो सबसे पहला देखो, गोल्जी बॉडी का काम क्या हो गया कि जो रॉ मटेरियल कहाँ से आया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आया है, उसको कहाँ भेज देंगे, गोल्जी बॉडी में। भेजने के बाद गोल्जी बॉडी इसकी मॉडिफिकेशन करेगी और पैकेजिंग करेगी। कुछ क्या होती है अपने पास है, शरीर के अंदर कॉम्प्लेक्स शुगर जाती है, तो उन कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपलर जो शुगर होती है ना, उसको तोड़ने का काम भी कौन करता है, गोल्जी बॉडी करती है। समझ में आ गई बात है। और जो लाइसोसोम्स बनते हैं, ठीक है, वो लाइसोसोम बनाने में भी कौन सहायता करता है, गोल्जी बॉडी सहायता करती है, ठीक है। तो ये कुछ गोल्जी बॉडी के आपके फंक्शंस हो गए, पूछा जा सकता है। पहला तो ये लिख देना कि मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग में काम आता है। दूसरा यहाँ पर आप क्या लिख दोगे कि जो गोल्जी बॉडी होती है ये क्या करती है, जो कॉम्प्लेक्स शुगर होती है ना उसको तोड़ती है सिंपलर शुगर्स में, ठीक है। तीसरा यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्या होगा कि जो लाइसोसोम्स हैं उनको बनाने में भी कौन मदद करता है, गोल्जी बॉडी, ठीक है। तो ये तीन इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस हो गए। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर अपने लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि है लाइसोसोम्स, ठीक है। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। तो कर लीजिए। नेक्स्ट जो अपने टॉपिक है वो बेसिकली है लाइसोसोम्स का, ठीक है। अब लाइसोसोम्स क्या होते हैं उसके बारे में अगर बात करें, ठीक है, लाइसोसोम्स। तो लाइसोसोम्स बेसिकली क्या होते हैं, जैसे मान लो मेरे पास ये सेल है, ये न्यूक्लियस हो गया, ये प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म, ये न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, ठीक है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गई, ठीक है, और ये बेसिकली आपकी एक गोल्जी बॉडी होगी। यहाँ तक बात हो चुकी है। अब उसके बाद क्या हो सकता है कि मान लो कोई अंदर पैथोजन एंटर कर जाए, ठीक है, कोई पैथोजन एंटर कर जाए या फिर कोई मान लो हार्मफुल कोई भी सब्सटेंस घुस जाए, ठीक है। तो बेसिकली इस केस में क्या होगा, सेल का नुकसान होने वाला है, क्योंकि पैथोजन क्या करेगा, सेल को डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा। हार्मफुल सब्सटेंस है वो भी सेल को डेड बना सकते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि ईआर और गोल्जी बॉडी दोनों मिलके क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक बेसिकली स्पेरिकल शेप का बेसिकली आपके यहाँ पे क्या बना देंगे, कुछ
ऑर्गेनल्स बना देंगे जिसको लाइसोसोम्स बोलते हैं। और लाइसोसोम का काम क्या होगा, जैसे ये एक लाइसोसोम है, तो लाइसोसोम क्या करेगा कि इन पैथोजेंस को अपने अंदर ले लेगा, ठीक है। और अंदर लेने के बाद यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। और वो डाइजेस्टिव एंजाइम क्या कर देते हैं, इनको एकदम गला के छोड़ देते हैं, ठीक है, एकदम डिस्ट्रॉय कर देते हैं अपने अंदर लेने के बाद, क्योंकि अंदर क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, किसी चीज़ को डिकम्पोज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हार्मफुल सब्सटेंस और पैथोजेंस हैं वो भी क्या हो जाएंगे, इस डाइजेस्टिव एंजाइम के अंदर डिस्पोज्ड हो जाएंगे, ठीक है। और डिपॉजिट होने के बाद इनको क्या कर देंगे, बाहर छोड़ देंगे, ठीक है। ये लाइसोसोम का काम हो गया। तो लाइसोसोम बेसिकली क्या करेगा कि पैथोजन और हार्मफुल सब्सटेंस को अपने अंदर लेके और डाइजेस्टिव एंजाइम के द्वारा उसको डिकम्पोज कर देगा और फिर वापस उनको बाहर छोड़ देगा। बाद में वो क्या हो जाएगा, बेसिकली डेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये लाइसोसोम का बेसिकली क्या हो गया, फंक्शन हो गया। अच्छा, लाइसोसोम को अपन क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, ठीक है, सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल, ठीक है। तो सेल का जो सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं इसको, कैसे, क्योंकि क्या होता है कई बार जो अपनी सेल होती है वो क्या कर देती है, एंटी वर्क करना शुरू कर देती है। एंटी वर्क से आप क्या समझते हैं, जैसे कि मान लो कोई भी सेल ऑर्गेनल है, ठीक है, उसने काम करना बंद कर दिया या न्यूक्लियस के मान लो कहना नहीं मान रहा है, तो अंदर क्या होगा, बेसिकली प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो कम पड़ने लग जाएगी। और उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, कुछ हार्मफुल सब्सटेंस, कुछ टॉक्सिक मटेरियल क्रिएट हो जाते हैं, CO2 अंदर भरने लग जाती है सेल के। तो उस केस के अंदर क्या होता है कि अपन को कोई हार्म ना पहुंचे, इसलिए लाइसोसोम क्या हो जाते हैं, सेल के अंदर ऐसे ब्रस्ट हो जाते हैं, फट जाते हैं, और उसकी वजह से पूरा जो एंजाइम होता है उनके अंदर का वो सेल के चारों तरफ बिखर जाता है, और उसके बाद सेल के क्या होती है, खुद ही डिकम्पोज हो जाती है, खुद ही सेल डेड हो जाती है, ठीक है। तो ये लाइसोसोम हो गया। तो इस वजह से लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। तो बेसिकली अपन को नुकसान न पहुंचे तो इसलिए भी ये सुसाइडल बैग्स है वो अपनी मदद करते हैं। बहुत बढ़िया बात है ये, ठीक है। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं, तो कर लीजिए। तो नोट कर लिया, आज का लेक्चर अपन यही समाप्त करते हैं, ठीक है। और बेसिक अपन ने ऑलमोस्ट जो सेल ऑर्गेनल्स है वो पढ़ लिए हैं। इसके अगला वाला जो लेक्चर होगा वो लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है, जिसके अंदर अपन बाकी बची हुई सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर जल्दी आएगा, तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। जय रास्ता।